हेलो एंड वेलकम बैक टू PYQpedia। 17वीं जो BPSC की प्रीलिम्स होने वाली है उसके लिए हम लोग रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं और इसमें हमारा ये 16th लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 15 लेक्चर किए हैं जिसमें हम लोगों ने 56 टू 59 BPSC के क्वेश्चन, 60 टू 62 के क्वेश्चन, देन आपको 63rd BPSC के क्वेश्चन, 64th BPSC के क्वेश्चन और 65th BPSC के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस कर लिए हुए हैं। जो लोग नए हैं पहले ये आप 15 आप वीडियो देख लें, फिर 16वें वीडियो पे आए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने जो यहाँ पे डिटेल में समझा दिया है यहाँ पे हम लोग एक लाइन में समझ के निकल जाएंगे। तो प्लीज़ सी दिस वीडियो और फिर इसके बाद 16 पे आइए। ये हम लोग जो भी कर रहे हैं 66th BPSC की पार्ट 1 कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग 66th BPSC में जो री एग्ज़ाम हुई थी उसके क्वेश्चन करेंगे, देन फिर हम 67th पे आएंगे। ठीक है, सो ये आपको क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि पिट्रा ड्यूरा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये पिट्रा ड्यूरा क्या है? परचिनकारी, हिंदी में बोलते हैं परचिनकारी, इंग्लिश में बोलते हैं पिट्रा ड्यूरा। तो ये क्या है? दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना। ठीक है ना। यूज ऑफ आर्क इन द कंस्ट्रक्शन, यूज ऑफ मार्बल इन बिल्डिंग स्लोपिंग वॉल्स इन मीनार्स। NCERT की किताब अगर आप देखे हुए तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो ताजमहल है ना, उनके वॉल पे आपको जो है सो पिट्रा ड्यूरा वर्क किया गया हुआ है। सो पिट्रा ड्यूरा होता है डेकोरेटिंग द वॉल्स विथ फ्लोरल डिजाइन मेड ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन। ठीक है ना। दीवार जो होते हैं ना उसमें अर्ध कीमती जो पत्थर होते हैं ना, सेमी प्रेशियस स्टोन, उससे आपको फूल का डिज़ाइन बनाते हैं। आपको अगर हम एग्जाम्पल में दिखाएं तो ये देख लीजिए, ये आपको ताजमहल में है। सो ये आपको मार्बल है और उसमें ये आपको डिज़ाइन बनाया हुआ है सेमी प्रेशियस स्टोन लगा करके। ठीक है, तो ये आपको हो गया पिट्रा ड्यूरा, ये NCERT से ली गई हुई है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे? तो अगर आप इसको देखेंगे NCERT तो उसमें एक कॉलम दिया हुआ है द इम्पेरियल कारखाना। तो वहाँ पे है कि तस्वीर खाना, इसको बोलते हैं तस्वीर खाना भी बोलते हैं, है ना। तो ये जो आपको तस्वीर खाना इस्टेब्लिश या कारखाना इस्टेब्लिश जो किया था, सेपरेट डिपार्टमेंट बनाई थी, वो थे हमारे अकबर जी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, वर्नियर इज परहैप्स द ओनली हिस्टोरियन हु प्रोवाइड्स इन डिटेल अकाउंट ऑफ द वर्किंग ऑफ द इम्पेरियल कारखाना और वर्कशॉप। वर्नियर इनके बारे में बताया है कि इसमें क्या क्या था। लार्ज हॉल था, है ना, उसको कारखाना बोलते हैं या वर्कशॉप बोलते थे, जो आर्टिसंस के लिए होता था। क्लियर? तो इसमें आप एक दिन पढ़ सकते हैं आप, है ना। हर मॉर्निंग में आते थे कारखाना में और वहाँ पे काम करते थे पूरे दिन। ठीक है ना, और ये रेगुलरली ऐसा होता था। ठीक है, तो ये आपको आंसर याद रखना है, ये भी NCERT का क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? ठीक है ना। तो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है, ड्यूअल सिस्टम बंगाल में किस में लागू किया गया? जो 1764 में होती है बैटल ऑफ बक्सर। क्या होती है? बैटल ऑफ बक्सर। और बैटल ऑफ बक्सर में आपको उस समय में बैटल ऑफ बक्सर के बाद में रॉबर्ट क्लाइव जी जो होते हैं वो स्टार्ट करते हैं ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नर। वहाँ पे क्या होता है कि पावर जो होती है नवाब और कंपनी के बीच में शेयर होती है, कंपनी एंड नवाब, है ना। सो कंपनी जो है सो रिवेन्यू कलेक्शन, जो दीवानी राइट होती है, ठीक है ना, और दीवानी राइट होती है और कौन सी राइट होती है? वन इज द निजामत। ये दोनों जो है सो कंपनी कंट्रोल करती है ना। ठीक है, तो एज अ दीवान कंपनी क्या करती है? दीवानी राइट करती है कंट्रोल, और एक वो नॉमिनेट करते हैं डिप्टी सूबेदार। ये उनके थ्रू आपको जो है सो निजामत राइट्स को जो है सो एक्सरसाइज करती है। ठीक है ना। अब ये जो दीवानी फंक्शन हुए थे, दीवानी फंक्शन को करने के लिए कंपनी ने उस समय 2 डिप्टी दीवान को रखे थे, 2 डिप्टी दीवान को रखे थे। इसका नाम आप याद रखेंगे, एक बंगाल के लिए और एक बिहार के लिए। सो बंगाल के लिए जो डिप्टी दीवान थे उनका नाम था मोहम्मद रजा खान, और बिहार वाला तो पक्का याद रखिएगा, राजा सिताब रॉय। ठीक है, दीवानी फंक्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए राजा सिताब रॉय। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे कोई पूछेगा, ये तो बंगाल में हो गया, अगर ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एबोलिस्ट किसने किया था अगर आप पूछेगा तो ये बोलेंगे, ठीक है ना, कब किए थे? वारेन हास्टिंग ने कब किया था? ये क्वेश्चन है 1772 ईस्वी में। तो आया था, रॉबर्ट क्लाइव में लाया था, है ना,
और जिसमें कंपनी और नवाब की आपको दोनों की सारा कंट्रोल करता था कंपनी, और नवाब बस एक मुखौटा की तरह रहता था, है ना, रबर स्टाम्प की तरह रहते थे, ठीक है ना। और दीवानी राइट को एक्सरसाइज करने के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा खान और बिहार में राजा सिताब रॉय को वो आपको डिप्टी दीवान बना दिया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एबॉलिश किया वारन हस्टिंग ने 1772 में, और डायरेक्ट बंगाल जो है सो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन कब हुआ था? 1863 में। कहाँ हुआ था? शिकागो में। और यहाँ पे शिकागो में कौन पार्टिसिपेट किया था? तो 1893 में जो हुई थी उसमें आपको, इसमें सब भी जितने ईस्टर्न और वेस्टर्न स्पिरिचुअल ट्रेडिशन के लोग थे, रिप्रेजेंटेटिव, तो सब आए थे। तो इंडिया में हिंदुइज्म की तरफ से आपको कौन थे? स्वामी विवेकानंद। क्या थे नाम उनका? स्वामी विवेकानंद जी थे। तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? शिकागो में क्या हुआ था? पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, धर्म संसद। हिंदुइज्म की तरफ से पूरे ईस्टर्न और वेस्टर्न स्पिरिचुअल ट्रेडिशन के जितने भी लोग थे रिप्रेजेंटेटिव्स, वहाँ पे गैदरिंग हुई थी सारे लोग। वहाँ पे आपको हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया है? हमने बहुत बार इस पर बात किया था कि गया में सेशन होती है दिसंबर में, चितरंजन दास हेड होते हैं, काउंसिल में एंट्री को लेकर के बवाल हो जाती है, चितरंजन दास रिजाइन कर देते हैं और 1923 के जनवरी में बनाते हैं आपको स्वराज पार्टी, है ना, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर के, ठीक है ना। और ये लोग काउंसिल में एंट्री को एडवोकेट करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जरूरत है। तो ये कौन है? CR दास और मोतीलाल नेहरू। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नील दर्पण है जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों का जो हाल था उसके बारे में लिखा गया। ये नील दर्पण लिखा किसने है? नील दर्पण जो है ये लिखा है दीनबंधु मित्रा ने। जो ब्रिटिश जो एक्सप्लॉयट करते थे इंडिगो प्लांटेशन वर्कर को, उस पर लिखा गया है आपको किताब नील दर्पण, और ये लिखा है दीनबंधु मित्र ने, ठीक है, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण बुक लिखा है दीनबंधु मित्र ने। अगला है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवर्स का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो पूछ रहा है बेसिकली कि वांडीवर्स युद्ध जो है किसके खिलाफ हुआ। देखिए फ्रांस के साथ में आपको 3 युद्ध हुए हैं, है ना। कार्नेटिक वार उसको बोलते हैं, फर्स्ट कार्नेटिक वार, ठीक है ना, सेकेंड और थर्ड। आप ईयर याद रख सकते हैं अगर आप याद कर पाते हैं तो। 1746 से 1748 तक फर्स्ट कार्नेटिक वार हुई थी, सेकेंड हुई थी 1749 से 54 तक, और थर्ड हुई थी 1756 से 1763 से। मतलब आप समझ सकते हैं कि 46 से 63 तक लगातार इन लोगों ने लड़ाई किया था। ये कार्नेटिक वार जो हुई थी इंग्लिश, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में हुआ था, ठीक है ना। ये आपको 1756 1763 इसको 7 ईयर वॉर भी बोलते हैं। और इसी थर्ड जो कार्नेटिक वार हुआ था इसी में 1760 में इसी के बीच में हुआ था बैटल ऑफ वांडीवास, ठीक है ना। अब वांडीवास में एक चीज़ और याद रख लीजिए कि इसमें एक थे आयरे कूट, ये इंग्लिश की तरफ से थे, है ना, इंग्लिश की तरफ से थे, और काउंट दे लली ये आपको फ्रेंच की तरफ से थे, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स ये हार गए थे, है ना। तो ये ठीक है ना, तो ये आपको किसके खिलाफ लड़ा गया वो समझ में आ गया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट कहाँ से शुरू हुआ था? तो सेपरेट इलेक्टोरेट अगर आपको पता होगा इसमें, तो सेपरेट इलेक्टोरेट जो शुरू हुआ है वो 1909 से हुआ है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से हुआ है ना। इसको हम लोग मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने बात किया था मुस्लिम के लिए कम्युनल अवार्ड दिया था, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। देन रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 है उसमें आपको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है। देन पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था वो आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात किया हुआ है। चार्टर एक्ट जो आपको 1833 में आया है उसमें आपको क्या कहते हैं उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंबर्स को इंडियन रेवेन्यू से पे किया जाता, बोर्ड नहीं, इसमें आपको 1833 में जो आपको चार्टर एक्ट आया था उसमें आपको याद रखना है मोनोपोली इन ट्रेड जो है सो एबोलिश कर दिया गया था, और
क्रिश्चियन मिशनरी को आपको इंडिया में परमिट कर दिया गया था। और एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपया दिया था, वो भी आपको इसमें याद रखना है। ये 2-3 चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे, बाकी कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था। तो देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आपको कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? बुद्धो भगत। कब हुआ था? 1831 में। कौन से एरिया में हुआ था? कच्छ में हुआ था, सिंघभूम में हुआ था, वेस्टर्न घाट में 17 में। तो ये कोल जो ट्राइबल ग्रुप है वो छोटा नागपुर एरिया के है ना। ब्रिटिश के खिलाफ जो है सो आपको रिवॉल्ट किया था, है ना। और ये बुद्धू जगत, जोआ भगत, ये सब इसमें थे। तो ये आपको सिंघभूम रीजन जो है सो वहाँ पे लड़ा था। ये आपको कच्छ और ये गुजरात साइड में या वेस्टर्न घाट 17 वगैरह महाराष्ट्र साइड में है ही नहीं, है ना। तो ये याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? बहुत बार हमने इसको देख लिया है। सो बिहार में जो नेतृत्व किया है वो आपको बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये कुंवर सिंह है। अब इसमें एक चीज़ और याद रखिए कि मौलवी अहमदुल्लाह जो थे ये आपको कहाँ से थे? मौलवी अहमदुल्लाह जो है सो ये आपको फैजाबाद से थे। फैजाबाद से 1857 में भाग लिए थे। अगर हम बात करें कि तात्या टोपे, तो लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जो है ये आपको झांसी एंड ग्वालियर से थे। नाना साहब कहाँ से थे? नाना साहब जो है सो ये कानपुर से थे। बाकी दिल्ली से बहादुर शाह थे। तो ये आपको इसमें मैंने डिटेल दी हुई है कि दिल्ली से बहादुर शाह थे और ब्रिटिश ऑफिशियल था निकोलसन। उसी तरह अगर बिहार से कुंवर सिंह थे और ब्रिटिश ऑफिशियल जो सप्रेस किया था रिवोल्ट को विलियम टेलर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बरेली से खान बहादुर खान थे। इलाहाबाद एंड बनारस से मौलवी लियाकत अली थे। लक्ष्मीबाई तांत्या टोपे जनरल ह्यू रोज, ठीक है ना। कानपुर से नाना साहब थे, सर कॉलिन कैम्पबेल थे और बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, उनको जो है सो सप्रेस करने वाला हेनरी लॉरेंस थे। आप कम से कम बिहार याद रखिए, दिल्ली कम से कम याद रखिए, है ना, और झांसी याद रखिए। एटलीस्ट 3 तो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी वालों के लिए लखनऊ, कानपुर, बरेली ये भी इंपॉर्टेंट है इक्वली, ठीक है। अगला है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो जो लोकल एक कांग्रेस लीडर थे ब्रिज किशोर प्रसाद थे और राजकुमार शुक्ला जी थे, वो महात्मा गांधी से मिले थे। कहाँ मिले थे? लखनऊ सेशन हो रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1916 में। वहाँ पे ब्रिज किशोर प्रसाद और राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी से मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि आप चंपारण में जो स्थिति है किसान की बड़ी ख़राब है, उसमें आप आइए। तो वहाँ पे जाते हैं। तो किनके आदेश पे और किनके कहने पे गए थे, है ना, किनके अनुरोध पर? तो ये थे राजकुमार शुक्ल जी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अगला है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? ठीक है ना। तो अभी तो वो होता था राजगृह। क्या होता था? राजगृह, ठीक है ना। राजगृह जो है सो फर्स्ट कैपिटल मगध की थी, जिसको अभी हम लोग प्रेजेंट में राजगीर बोलते हैं, ठीक है ना। तो राजगीर प्रथम थी, तो इसमें कोई भी नहीं है आंसर, है ना। राजगृह प्रथम थी। एक चीज़ और याद रखिएगा कि पाटलिपुत्रा जो है सो पाटली ग्राम बनाया गया था, ठीक है ना। एक गांव बनाया गया था। किसने बनाया था? उदयन ने, ठीक है ना। सो उदयन ने पाटली ग्राम बनाया था 2 रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे, सोन एंड गंगा। तो अभी से पूछेगा कि कौन कौन से रिवर पे हैं? गंगा, पटना, तो ये भी आप बता देंगे। और इन्होंने पाटलिपुत्रा में अपने राजगीर से कैपिटल को शिफ्ट किया था। इतनी चीज़ें हम याद रखेंगे, आगे और क्वेश्चन हम लोग आएगा तो करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद किससे संबंधित हैं? तो सबको पता है कि स्वामी सहजानंद जी जो थे 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किए थे 1929 में, और ऑल इंडिया किसान सभा का 1936 में किए थे। ये भी कांग्रेस के लखनऊ सेशन में किए थे। तो ये आपको किसके नेता थे? बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे स्वामी सहजानंद। आसान सा क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो चंपारण सत्याग्रह जो था 1917 में जो हुआ था, उसमें सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, आपको हम लोग इंडिया में बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह को, है ना। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? है ना, प्लॉग फील्ड के निशान मिले हैं। प्लॉग फील्ड
ठीक है। तो ये आपको मिले हैं कहाँ पे, कालीबंगन में। कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान में है। कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है। और प्लॉ की जो टेराकोटा मॉडल है वो कहाँ मिला है, प्लॉ की टेराकोटा मॉडल कहाँ मिला है, ये भी याद रखेंगे। ये जुते हुए खेत मिले हैं यहाँ पे प्लॉट फील्ड, और प्लॉ के टेराकोटा मॉडल जो मिले हैं ये आपको मिला है बनवाली हरियाणा से। कहाँ पे, बनवाली, ये आपको हरियाणा में है, बनयालवाली हरियाणा में। यहाँ पे आपको टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लॉ मिले हैं, तो ये भी हम लोग इक्वली याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है त्रिरत्न या तीन रत्न, 3 ज्वेल्स या त्रिरत्न, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन, ये कौन से धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। तो 3 जो आपको राइट नॉलेज है, राइट फेथ है, राइट एक्शन है। राइट फेथ को राइट बिलीव्स भी बोलते हैं। देखिए अगर मान लीजिए त्रिरत्न, अगर बौद्ध धर्म का बात करें, 3 रत्न, ये कौन कौन है, बुद्धा, संघ और धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म का। जैन धर्म का 3 जो है वो है आपको राइट नॉलेज, राइट बिलीफ या राइट फेथ और राइट एक्शन, ठीक है। तो जैन धर्म से संबंध है, बिलीफ या इसको आप लोग फेथ भी बोल सकते हैं। तो ये आपको 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म है। 3 ज्वेल्स अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धा, धर्म, संघा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी। मतलब पूछ रहा है कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था। तो इसमें हम लोग याद रखते हैं कि देखिए इसमें समझिए, जो हमारे पास में दिया हुआ है कि अशोक जो थे 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल में राजा, 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल के समय में राजा जो थे वो असिक थे। ये कितने 250 BC के आसपास में हुए थे। अजातशत्रु जो थे, अजातशत्रु ये 1st बुद्धिस्ट काउंसिल के समय में राजा किंग हुआ करते थे, हरियंका डायनेस्टी के थे, ठीक है। ये आपको 483 BC में हुआ है ना। कनिष्क जो हैं वो आपको 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के समय में राजा थे। ये आपको अराउंड 100 AD में आपको हुआ है। और काल अशोक जो थे, है ना, काल अशोक, ये 2nd बुद्धिस्ट काउंसिल के समय में हुआ है, जो कि हुआ है 383 BC में। क्लियर, समझ में आ गया। अब पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है सप्तपर्णी केव, राजगीर। कहाँ पे हुआ है पहला, राजगीर में, ये भी याद रखिए। दूसरा जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है वैशाली में। दूसरा हुआ है वैशाली में। तीसरा कहाँ पे हुआ है, तीसरा हुआ है पाटलिपुत्रा में। कहाँ पे हुआ है, पाटलिपुत्रा में। और नाम जगह क्या है, अशोकराम विहार, है ना, अशोकर्मा विहार, है ना, पाटलिपुत्रा में हुआ है। और 4th जो हुआ है वो कुंडल वन कश्मीर में हुआ है, ठीक है। ये याद रख लिया आपने। अब हमें याद रखना है कि चेयरमैन कौन थे। तो पहले का जो चेयरमैन थे, तो आंसर तो आपको इसका पता चल ही गया, सी होगा। फर्स्ट के जो चेयरमैन थे वो थे महाकश्यप। कहते कौन थे, महाकश्यप, ठीक है। दूसरे को जो थे वो थे सबाकमी। क्या थे, सबाकमी। तीसरा का कौन था, मोगली पुत्र तिसा। मोगली पुत्र, आपके पता होगा तो रिवीजन हो जाएगा, है ना, मोगली पुत्र तिसा। और चौथे थे वाशुमित्र, है ना, वाशुमित्र थे। एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें वाइस चेयरमैन जो थे वो थे अश्वघोष। तो मुझे लगता है इतना याद रखेंगे तो बुद्धिस्ट के कहीं से भी पूछेंगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु देन एटॉमिक थ्योरी का कौन सा दर्शन ने दिया है। तो दर्शन आपको पता है 6 दर्शन, कौन कौन 6 दर्शन है, योग है, न्याय है, सांख्य है, देन वैशेषिका है। अच्छा, वैशेषिका के बाद में है वेदांत। क्या है, वेदांत। 5 हो गए हैं। और एक है पूर्व मीमांसा। क्या है, पूर्व मीमांसा। तो ये 6 आपको दर्शन है, सददर्शन इसको बोलते हैं। तो न्याय जो है वो आपको स्कूल ऑफ लॉजिक है, स्कूल ऑफ लॉजिक न्याय है। और वैशेषिका जो है वो द स्कूल ऑफ एटोमिज्म है, एटॉमिक थ्योरी जो प्रोपाउंड किया है। आसानी से ज़्यादा याद नहीं रखना है इसमें, द स्कूल ऑफ, लेकिन जितना बता रहे हैं उतना याद रखना ही है ना, एटोमिज्म है। अगर योग हो गया, योग तो आपको पता ही है, स्कूल ऑफ योगा हो जाएगा। मीमांसा, वेदांत जो है एंड ऑफ द वेदा, है ना, सो एंड ऑफ द वेदा या उपनिषद पे पूरा बेस्ड होता है, ठीक है ना, वेदांत एंड ऑफ द वेदा। और मीमांसा जो है
वैदिक एक्सिजेसिस को हम लोग करते हैं। तो इतनी आप चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। एटोमिज्म जो है सो वैशेषिका दर्शन, ये देखिए आपको पूरा लिखा हुआ है। हाँ, द स्कूल ऑफ ड्यूअलिस्टिक डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आपको सांख्य में है। अगला क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एन ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कौन से दिल्ली सुल्तान ने अपनाई थी? सो बलबन जो है वो अडॉप्ट किया था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। जो राजपूत जमींदार हुआ करते थे, जो मेवातीज होते थे, गंगा जमुना जो एरिया था वहाँ पे जो डकैत्स वगैरह होता था, उनके लिए ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाया था। ठीक है ना। इसमें क्या था कि आपको तलवार का यूज करना है एनिमीज पे, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, तलवार का यूज करके और एक्शन लेना है। सो ये बलबन ने स्टार्ट किया था डकैत से डील करने में, राजपूत जमींदार, डकैत, ये सब से डील करने के लिए। अगला है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन, कौन सी ऐसी इंडियन एम्पायर थी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए फेमस थी? तो आपको पता होगा कि चोल साम्राज्य जो थे वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो विलेज लेवल पे थे उसके लिए फेमस थे। तो चोल साम्राज्य इज द आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो 13वां जो है सो वधावन पोर्ट ये आपको महाराष्ट्र में स्थापित किया गया हुआ है। इंडिया का लार्जेस्ट, अगर नेचुरल पोर्ट पूछेगा, प्राकृतिक पोर्ट बोलेगा, लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इंडिया का, तो क्या बोलेंगे सर? इट्स मुंबई। ठीक है, क्लियर। बाकी आप सारी पोर्ट्स में दी हुई है, यू कैन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का भारत में, तो अगर भारत में बात करें तो तेलंगाना है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो अगर अभी रिसेंट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ पे होता है बताइए? ये है आपको राजस्थान आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि 18 गीगावाट का राजस्थान में। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? मतलब मिनरल्स दिए हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं और पूछता है कौन सा सही है। ठीक है। सो लाइमस्टोन जो है सो आपको कैमूर में भी है, रोहतास में भी है, भागलपुर में, बांका, नवादा, गया, जमुई सब जगह है। माइका जो है सो भागलपुर में नहीं है, ये आपको गया, नवादा, मुंगेर, जमुई में है। ये जो आपको क्वार्ट जो है ये आपको मुंगेर में मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और लेड और जिंक जो है सो ये बांका और थोड़ा सा रोहतास यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है ना। ये लाइमस्टोन कैमूर रोहतास में मिलते हैं, है ना, और भी बांका भागलपुर सब में मिलते हैं। ये मुंगेर में मिलते हैं और ये बांका रोहतास में मिलते हैं। तो कौन सा सही है? तो लाइमस्टोन कैमूर में मिलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उद्योग और स्थान दिए हुआ है, कुछ उद्योग दिए हुआ है, सो इंडस्ट्री दिए हुआ है और कौन से जगह पे है वो, तो पूछ रहा है कौन सा मिल नहीं रहा है। तो आप देखिए हम बात करते हैं। ऑयल रिफाइनरी तो बरौनी में है, ये आपको पता ही है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे है। और ये जो बरौनी वाली जो ओपन हुई थी बरौनी रिफाइनरी, वो कब ओपन हुई थी ये याद रखना है, जुलाई 1964 में। किसकी मदद से? तो सोवियत यूनियन की मदद से। सोवियत यूनियन की मदद से बरौनी रिफाइनरी खोली गई थी 1964 में। तो ये तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा है कि बंजारी सीमेंट इंडस्ट्री बंजारी में। ठीक है ना। तो बंजरी जो है ये आपको रोहतास में है। कहाँ पे? रोहतास में। ठीक है ना। कल्याणपुर सीमेंट कंपनी जो है बंजरी है रोहतास में, तो ये भी हमारा सही है। फर्टिलाइजर की कंपनी कहाँ है ये आपसे पूछ रहा है ना, कि तो भौराही जो है वो आपको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। और रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी जो है ये आपको भागलपुर में नहीं है, ये कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर में है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग ये आपको मुजफ्फरपुर एंड मोकामा में है। ठीक है, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प पाई जाती है? पिडमेंट स्वैम्प सॉइल कहाँ पे पाई जाती है? मिट्टी। पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है कहाँ पे? सो पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी जो पाई जाती है वो वेस्ट चंपारण के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ये वाली जो है ये पाई जाती है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। सो ये पश्चिमी चंपारण में पिडमेंट स्वैम्प सॉइल पाई जाती है। ठीक है ना। डिफरेंट सॉइल के हम लोगों ने 65th बीपीएससी में देखे थे, तो वहाँ पे हम डिटेल में बात की थी। ठीक है।
अगला है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोरों में से किस जोरे से गंगा नदी नहीं बहती है। तो ये बहुत बार पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा था 65th में कि गंगा नदी है ना, तो गंगा नदी 12 डिस्ट्रिक्ट से तो गुजरती है। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा प्रशासनिक और विभागीय जोरे से नहीं होती है। दरभंगा मुंगेर, पूर्णिया भागलपुर, तिरहुत सारण, कोसी मगध, ठीक है ना। तो कोसी मगध डिवीज़न जो है ना, वहाँ से आपको कोसी मगध डिवीज़न से गंगा नदी नहीं बहती है। कोसी मगध डिवीज़न में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो आते हैं कैमूर, ठीक है, रोहतास, निचली वाले डिस्ट्रिक्ट सब हैं, रोहतास, देन भोजपुर, बक्सर और अरवल, यहाँ से गंगा नदी नहीं बहती है। नाउ यू कैन सी दैट गंगा नदी जो बहती है वो, ठीक है, 12 डिस्ट्रिक्ट से, वो हम पिछले क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, सो वी आर नॉट, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस क्लासेज देख करके फिर आप आइए, है ना, वहाँ पे हमने डिस्कस की हुई है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जनजाति और जिले के निम्न जोरों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अब कौन सी जनजाति कहाँ पे रहती है, सो बिहार में जो सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्ट चंपारण में सबसे ज़्यादा है। अब सबसे कम कहाँ पे है, तो वो है शिवहर में सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा ट्राइब कौन सा है, तो ये है संथाल जो है सो बिहार में सबसे ज़्यादा कौन से ट्राइब है, संथाल है, ठीक है। उसके बाद बिहार में ओरांव भी है, देन आपको खरवार भी है ना, तो ये सब है, मुंडा भी है ना। सो ओरांव जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है और खरवार जो है सो थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है। अब देखिए संथाल जो है बहुत ज़्यादा एरिया में, संथाल बांका में भी रहता है, संथाल बांका, भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा सब जगह है ना। ओरांव जो है सो आपको सुपौल में है, रोहतास, बक्सर, दरभंगा, कैमूर, वेस्ट चंपारण सब में है। खरवार जो है सो भागलपुर में है, पूर्णिया में है, रोहतास में है, कैमूर में है। जो सबसे ये है कि जो एक ही डिस्ट्रिक्ट में है वो याद रखिए आप, मुंडा जो है वो आपको, मुंडा ट्राइब जो है सो सिर्फ कटिहार में है, ठीक है, तो वो जमुई दिया है, तो ये आंसर हो जाए, क्योंकि इट्स नॉट, आप नहीं याद करेंगे संथाल सारे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ओरांव कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, उससे बेटर है कि मुंडा जो है सो कटिहार में, ये याद कर लीजिए, और खरवार में कम है, भागलपुर, पूर्णिया, रोहतास, कैमूर, तो वो याद कर सकते हैं, बाकी आप गेस कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार स्टेट। तो अगर मान लीजिए कि इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई है 2021 में, उसके अनुसार से बिहार में टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है वो है 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और अगर परसेंटेज की बात करें जितना भी फॉरेस्ट एरिया है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, तो वो 7.84% है। ये उस समय का न्यूज़ है, बट हम लोग याद रखेंगे 7.84% है। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, कैमूर में है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, और सबसे कम फॉरेस्ट कवर है जो आपको शेखपुरा में है। तो परसेंटेज 7.84 है, ठीक है, ये हम लोग ध्यान रखना है। पूरी आप डाटा भी ये भी याद रखेंगे, ये याद रखेंगे कैमूर और शेखपुरा, इतना तो याद रखेंगे कम से कम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, एक ही नेशनल पार्क है बिहार में, वो कहाँ पे है, तो ये है वेस्ट चंपारण में, और इसका नाम क्या है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ठीक है। और ये आपको इसमें लगभग आपको 900 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। अब जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो देखिए जापान में होन्शु है ना, देन आपको बहुत सारे हैं छोटे छोटे जो द्वीप हैं, तो इसमें आपसे पूछा रहा है होकाइडो है, शिकोकू है, क्यूशू है। तो जापान में सबसे बड़ा जो आपको और लार्जेस्ट कौन सा आइलैंड है, लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलेटेड जो है, मोस्ट पॉपुलेटेड जितने भी आइलैंड है उसमें लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलेट है, उसका नाम है, देखिए उसमें होकाइडो भी है सबसे, अगर आपको मतलब कि सजाना होगा तो पहले होकाइडो है ना, ये जो डायग्राम है तो यहाँ पे होकाइडो है, होकाइडो के बाद होन्शु है, होन्शु के बाद शिकोकू है, और शिकोकू के बाद क्यूशू है। तो सबसे बड़ा जो है अगर आपको, वो है आपको होन्शु, सबसे बड़ा कौन सा है, होन्शु, और होन्शु पे ही हमारा टोक्यो कहाँ पे बसा हुआ है, होन्शु पे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, देख लीजिए आप, होन्शु, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, और टोक्यो जो है सर किस द्वीप पे है, किस आइलैंड पे वो है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़िए। ग्रीनलैंड
किस देश का पार्ट है? तो ग्रीनलैंड जो है सो नॉर्थ अमेरिका का जो नॉर्थ अमेरिकन आइलैंड है ना, और ये डेनमार्क की टेरिटरी है, डेनमार्क की टेरिटरी है, ठीक है ना। ग्रीनलैंड जो है वो आपको डेनमार्क की टेरिटरी है, ठीक है, डेनमार्क की टेरिटरी है। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो अभी आपका देख लीजिए कि अभी अगर प्रेजेंट की बात करें तो कौन सा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा भारतीय आबादी है? तो अभी अगर अभी का हम डाटा देखते हैं तो आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। सबसे ज़्यादा जो है सो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सबसे ज़्यादा है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बाद कौन सा है? यूएई में, ठीक है। तो ये रिसेंट डाटा है, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अभी 2024 में सबसे ज़्यादा लोग इंडिया के रहते हैं। अगला है कि निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ? ठीक है, तो सोने का उत्पादन अगर हम 2024 में बात करें, नॉट 2019, तो ये जो है वो है आंसर चीन। तो 2024 में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन हुआ है वो चाइना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द गोल्ड जो 2024 में चाइना, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। सबसे ज़्यादा किस में देश होगा? तो सबसे ज़्यादा जो है वो है आपको अफ्रीका में। टोटल कितने देश हैं? 54। एशिया में कितने हैं? 48 कंट्रीज। तो सबसे ज़्यादा कंट्री कौन से महाद्वीप में है, ठीक है ना, कौन सी कंटिनेंट में है? तो वो आपको है अफ्रीका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ इंडिया विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन टू इट्स टोटल पॉपुलेशन एज पर द 2011 सेंसस। देखिए अब इसमें क्या है कि एक तो होती है कि इंडिया में हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन कौन सी ट्राइब की है, तो वो तो हमने बात किया था कि भील है, ठीक है ना। तो ये तो पता है हम लोग को। अच्छा, अगर हम पॉपुलेशन बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है पॉपुलेशन? तो वो भी हमने बात किया था मध्य प्रदेश में। इट्स नॉट अबाउट द व्हील, ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश। लेकिन अभी पूछ रहा है कि परसेंटेज कितना है, कि जितनी उसमें जनसंख्या है उसका ट्राइबल पॉपुलेशन सब परसेंटेज में ज़्यादा कहाँ पे है? तो परसेंटेज में जो ज़्यादा है वो है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है। अगर स्टेट की बात करें तो वो है मिजोरम। मिजोरम की जितनी पॉपुलेशन है उसके 94.4% जो है सो ट्राइबल पॉपुलेशन है। फिर नागालैंड के 86% पॉपुलेशन ट्राइबल है। लक्षद्वीप के 94.8% पॉपुलेशन जो है सो आपको ट्राइबल है। तो हमसे जो पूछा जा रहा है तो स्टेट वाला देख लेते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। मिजोरम में परसेंटेज जितने लोग रहते हैं उसके 94% जो है सो ट्राइबल पीपल होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? देखो अभी टी वाला पूछा था, ये कॉफ़ी वाला पूछ लिया, ठीक है। सो कॉफ़ी उत्पादक देश में हम लोग देख लेते हैं। एक आपका है चिकमगलूर, ठीक है ना, ठीक है, ये कॉफ़ी के लिए फेमस है। कुर्ग, ये भी कॉफ़ी के लिए फेमस है। चिकमगलूर, कुर्ग, है ना, ये सब आपका हो गया, ठीक है ना। तो चिकमगलूर जो है ना आपका वो कर्नाटक में है। चिकमगलूर कर्नाटक में है ना। कुर्ग, चिकमगलूर ये सब है आपको। देन आपको बाबा बुदनगिरी, ये सब जो है आपको है। देन इसमें पुलनेज की बात की गई कि पुलनेज किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये सब जो है सो कॉफ़ी के लिए। पुलनेज इज नॉट। अच्छा, निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो कर्नाटक में ये नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान है। पुलनेज जो है ये आपको तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और ये चिकमगलूर, कुर्ग और बाबा बुदनगिरी ये आपको जो है वो आपको कर्नाटक में है, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ गया। ये 3-4 याद आपको रहेंगे, चिकमगलूर, कुर्ग और बाबा बुदानगिरी, ये आपको सब है आपको कर्नाटक में। पुलनेज जो है वो आपको, ये भी कॉफ़ी से रिलेटेड है, बट ये जो है सो आपको तमिलनाडु में है। आप कॉफ़ी में अगर देखेंगे चिकमगलूर हो गया, कुर्ग हो गया, बाबा बुदानगिरी हो गया, मंजराबाद भी है ना, विलगिरी है, सेब्रॉयज है, नीलगिरी है, अन्नामलाई है, पुलनीज है। तो ये पुलनीज जो है ये तमिलनाडु में है। देन यहाँ पे अराकू वैली में भी आपको होती है। आंध्र प्रदेश के अराकू वैली में भी कॉफ़ी प्रोडक्शन होती है। इसके बाद असम वगैरह में आप देख सकते हो, असम, त्रिपुरा में भी कुछ प्लेस है, अरुणाचल में भी है। इसमें अगर आप देखिएगा जैसे कि तमिलनाडु में सेब्रॉय है, नीलगिरी, अन्नामलाई और पुलनीज है।
यहाँ पे चिकमंगलूर, कुर्ग और बाबू बुदानगिरी है, ठीक है ना। फिर इधर देख लो वायनाड है, तो आपको पता ही है कि केरला में होगा, ट्रैवनकोर हो गया। देन आपको ये यहाँ पे मंजराबाद भी कर्नाटक में हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ जो है गुजरात में, वो भारत का सबसे बड़ा जिला है, जहाँ पे ये आपको कितने स्क्वायर किलोमीटर में है? 45,674 स्क्वायर किलोमीटर में है। तो अगर बात करें जोग्राफिकल एरिया की बात में, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कच्छ कहाँ पे है? गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये आपसे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम 2023 की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो अंडमान एंड निकोबार में है। उसके बाद जो है वो है महाराष्ट्र में। अंडमान निकोबार में 97 है, महाराष्ट्र में 49 है। इसके बाद आती है कर्नाटका में 35, चेंजेज होती रहती है बार बार, बट मोटा मोटी आप याद रखिए। देन तमिलनाडु में 31, देन मध्य प्रदेश में इट्स ओनली 24, ठीक है। हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा वाला तो याद रखिए महाराष्ट्र, क्योंकि आसपास कोई नहीं है। और अगर यूटी की होगी तो आपको अंडमान निकोबार रहेगा ऑप्शन में, तो ये सबसे टॉप में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही में नॉर्थ फॉलोइंग रिवर कौन सी है, ठीक है ना। सो नॉर्थ फॉलोइंग रिवर बागमती, कमला, कोसी, गंडक। अगर आप देखेंगे कि नॉर्थ फ्लोइंग रिवर पूछ रहा है, दो नॉर्थ फ्लोइंग और साउथ फ्लोइंग। देखिए अगर हम लोग क्वेश्चन हम लोग को क्या क्या है, बागमती है, ठीक है। सो बागमती हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, देन आपको कमला हो गया, देन भूतही बालन भी आप देख सकते हो, देन कोसी भी देख सकते हो यहाँ पे। तो इतनी भी अगर हम याद रखते हैं, और इधर आपको हो गया सोन, पुनपुन, देन आपको चंदन, ये सब आप याद इसमें रख सकते हैं। सो फ्यू आर द नॉर्थ फॉलोइंग रिवर, और कुछ जो है सो आपको जो है सो ये आपको साउथ फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। तो ये देखिए ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो ये सब जितनी भी रिवर हमें दिया हुआ है, बागमती, कमला, कोसी, गंडक, है ना, बागमती, कमला, गंडक, कोसी, ये सब आपको जितने भी है ये साउथ फ्लोइंग है, साउथ फ्लोइंग रिवर है, साउथ फ्लोइंग रिवर है। और जो ये आपको सोन हो गया, पुनपुन हो गया, देन आपको क्यूल हो गया, देन आपको फाल्गु हो गया, ये सब जितनी भी, चंदन तो यही कंप्लीट हो जाती है ना। तो ये आपको ये सब जितनी भी है वही सारी जो है सो नॉर्थ फॉलोइंग है, नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है। तो याद रखना है इस चीज़ को। दूसरी एक चीज़ और याद रखिए कि गंगा की जो बागमती हो, चाहे वो कोसी हो, चाहे वो गंडक हो, चाहे वो सोन हो, है ना, सोन हो, चाहे वो पुनपुन हो, ये सब जितनी भी है बागमती, कोसी, गंडक, सोन, पुनपुन, ये सब गंगा की ट्राइब्यूटरी है, ठीक है ना, गंगा की ट्राइब्यूटरी है। तो नॉर्थ फ्लोइंग और साउथ फ्लोइंग मुझे लगता है समझ में आ गया। तो इनमें से सारे जितने हैं साउथ फ्लोइंग हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अटल टनल इज अक्रॉस विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंज। अटल टनल किसके बीच में है ना। तो अटल टनल अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे है, और रोहतांग पास में पीर पंजाल रेंज में हुआ है, पीर पंजाल रेंज में। तो पीर पंजाल रेंज में ईस्टर्न पीर पंजाल, है ना, रोहतांग पास, ठीक है ना, रोहतांग पास में बना है, ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज हिमालय में बना है आपको, ठीक है ना। कौन से, नेशनल हाईवे 3 पे, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। इतनी इंफॉर्म से याद रखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जितने भी ऑल सिटीजन, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो सेम लॉ के अकाउंटेबल है। इस कंट्री में जितने भी लोग हैं या जो भी इंस्टीट्यूशन हैं वो सेम लॉ के पात्र हैं, ठीक है ना, सभी के लिए एक समान लॉ है। मतलब कि नो वन इज अबव द लॉ। आपकी पोजीशन या आपकी स्टेटस जो है, पोजीशन स्टेटस के अनुसार से आपकी पोजीशन स्टेटस कुछ भी हो, लॉ जो है नो वन इज अबव द लॉ, कोई लॉ से ऊपर नहीं है। नाउ सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशियरी फॉर ऑल, वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन स्टेट फॉर ऑल, गलत,
वन स्टेट फॉर ऑल, गलत। ऑल एक्ट्स फॉर वन एंड वन जुडिशियरी फॉर ऑल, नहीं। वन एक्ट सभी के लिए एक कानून है और सभी के लिए एक न्यायतंत्र है। सो आंसर क्या हो जाएगा? ए। कानून से कोई ऊपर नहीं है, चाहे उसका कोई भी पोजीशन हो, है ना, कोई भी स्टेटस हो। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? जो लिस्ट है ना, जैसे कि मान लीजिए कि 29 लिस्ट है, वो किस अनुच्छेद की तहत दी हुई है? 243H की तहत। तो यहाँ पे ना पंचायत को जो इम्पोज टैक्स करनी है ना, टैक्स इम्पोज जो करनी है, टैक्स पावर टू इम्पोज टैक्स, पावर टू इम्पोज टैक्स जो है सो ये 243H में लिखा है बाई पंचायत। पंचायत कौन कौन सा टैक्स इम्पोज कर सकता है वो लिखा हुआ है 243H में। अगर हम लोग बात करें तो ई में लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, पंचायत की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। एफ में अगर हम लोग बात करें तो लिखा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन, मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो सकती है, ठीक है। और 243G में लिखा हुआ है कि व्हाट आर द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, और इसी पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपको 29 लिस्ट की आपको सूची दी हुई है, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ है? 11 दिसंबर 2018, 11 दिसंबर 2019, 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी 11 मार्च को 2024 में इसको नोटिफाई किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। 11 मार्च को ये हुआ था, पास कब हुआ था? 11 दिसंबर 2019 को पास हुआ था, और 12 दिसंबर को ये प्रेसिडेंसी इसको असेंट भी मिल चुका था। तो पास हुआ था 11 दिसंबर 2019 को, 11 मार्च 2024 को इसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स को नोटिफाई किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। ये हो सकता है क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा। अगला है कि जो 73वां संविधान का संशोधन हुआ था उसमें कौन सा बिल था? कौन सा बिल कौन सा था? मतलब एक्ट तो ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। सारे एक्ट, सारे बिल एक्ट नहीं बनते हैं, है ना, कुछ लैप्स भी कर जाते हैं। तो 73वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो बिल कहवा था, ठीक है। तो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 1989 में, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 64वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया था। कि कौन सी 64वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कब आई थी? 1989 में। किसने लाया था? राजीव गांधी गवर्नमेंट ने, कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन में डालने का, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने के लिए, है ना, उसको पावरफुल बनाने के लिए ये बिल आया था। तो पूछ रहा है कि द लेजिस्लेटिव ओरिजिन ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन बी ट्रेस बैक टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? तो जो 73वां संविधान बना था, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, बिल 64वां बिल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री, पढ़ लिया है हम लोगों ने, पिछले क्लास में पढ़ा था कि पटना, अभी कॉलेज जो पटना है वो आपको 1632 में आपको पटना कलेक्ट्रेट, पटना कॉलेज डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई थी। तो ये ठीक है। और बिहार में एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कौन सी कंट्री सबसे पहले एंट्री की है? कौन सी फर्स्ट यूरोपियन कौन एंट्री की है? तो ये आपको याद रखना है, पुर्तगाली। कौन सी पहले एंट्री की है? वो है पुर्तगाली, बिहार में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, है ना, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? तो डिसेंट्रलाइजेशन हम जब करते हैं तो आपको सेंट्रल से आपको लोकल लेवल पे डिसीजन मेकिंग जाती है ना। तो डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होगा? ऑटोनॉमी भी होती है, लोगों की पार्टिसिपेशन भी होती है, इसके बाद लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर भी करते हैं, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये हो गया गलत। कौन सा नहीं है? आत्मविश्वास को जगाता है, नहीं जो वर्ड है ना वो गलत हो गया। तो कौन सी विशेषता नहीं है, समझ में आ गया। बाकी ये पूरे डिसेंट्रलाइजेशन का पूरा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये था, चार्टर एक्ट आया था उस समय में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये जो है ये ब्रिटिश के समय में नहीं था। ये तो ईयर देख करके आपको पता चल जाएगा कि सिविल राइट एक्ट 1955 ये आया था कि 17वीं जो 17th जो आपको आर्टिकल है संविधान की जो 17वीं है अनटचेबिलिटी से, उसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स आया था। तो ये तो ब्रिटिश काल में हो ही नहीं सकता है ना। तो ये आपको आंसर नॉट कौन सा नहीं था?
तो ये होगा। विच एक्ट इज नॉट द लैंडमार्क ऑफ द डेवलपमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ठीक है ना, 73, 83 ये सब ब्रिटिश रूल के समय में है। ये जो है आपको जब हमारा संविधान आ गया था तो उसमें 17वें आर्टिकल को इन्फोर्स करने के लिए, है ना, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए ये लाया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। अगला है कि हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीती? कौन किया है निर्माण? तो ये है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने, जो आपको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है सो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन की जो इस्टेब्लिशमेंट होती है वो कौन से आर्टिकल के तहत होती है? देखिए अब इसमें आर्टिकल 148 है, 342 है, 324, तो हम सब देख लेते हैं एक बार। कैग की जो बात करते हैं वो है आर्टिकल 148 में। 324 में है कि जो डायरेक्शन कंट्रोल इलेक्शन की बात करते हैं वो इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। 342 में शेड्यूल ट्राइब के बारे में है और 325 में है, 325 में ये लिखा हुआ है नो पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन ए स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ, किसी को भी इस बेसिस पे किसी रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के बेस पे आपको वोटर लिस्ट में नहीं डाला जाएगा। ये आपको 325 में लिखा हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन कौन सा हो गया? 324। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? अभी हाल में बनी है। देखिए नेशनल कमीशन ऑफ विमेन जो है वो आपको स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, और नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट 1990 के थ्रू ये आपको नेशनल कमीशन ऑफ की चेयरमैन की पोस्ट आती है और इनको ये बनी थी। ये तो एक्ट है नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट, ये 1990 में आई थी। और नेशनल कमीशन फॉर विमेन बनी कब थी? ये बनी थी जनवरी 1992 में। और इसकी अभी जो करंट में चेयर है, रेखा शर्मा चेयरमैन थी, अभी जो करंट में चेयरमैन है वो आप याद रखिए अभी रिसेंट में है श्रीमती विजया के रहातकर। श्रीमती विजया के रहातकर जो है सो चेयरपर्सन है, ये याद रखेंगे। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन। सो दिस इज द कोट ऑफ द डे, दैट इज फेल्योर इज नॉट द अपोजिट ऑफ द सक्सेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। फेल आप करते हैं तो वहाँ से आप लर्निंग, आप सीखते बहुत हैं। सो फेल्योर जो है सो कभी भी ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं हुआ तो फेल्योर हो गया तो मतलब सक्सेस होना ही नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस, कि धीरे धीरे आप सीखते हैं। ठीक है ना, तो ये लर्निंग एक्सरसाइज में आता है। ठीक है, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको मिल सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और 7:30 में हम लोग करंट अफेयर्स भी, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स भी कर रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। सो अगेन थैंक यू।